everyone, this is Mona. Welcome to our platform, The Senior Saga, wherein we bring to you the stories of common people, no different than you, to learn from and rejoice in. Our platform believes in giving our due share of respect, recognition, and acknowledgement to the struggles and efforts of the senior citizens of the country. Having said that, I would like to invite our guest today, a Noida resident, 73 years old, Mrs. Saroj Singh. सो मैम योर लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड. मैं अपना पहला सवाल आपके एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड पूछूंगी. सो राइट आफ्टर 12th यू गॉट मैरिड बट यू स्टिल कंटिन्यूड योर एजुकेशन पोस्ट मैरिज. फिर आपने होम्योपैथी का कोर्स किया आफ्टर गिविंग बर्थ टू योर चिल्ड्रन. And then with further aspirations to study higher, you took up your psychology degree right after marrying off your 3 children. So what was the motivation behind this? ये journey कैसा था और how was the support of the people around you? मेरा जन्म झुमरी तिलैया छोटे से शहर में हुआ. मैं बहुत साधारण फैमिली की लड़की हूँ. मेरी माँ टीचर थी और मेरे पिताजी माइनिंग इंजीनियर थे और उन्होंने माइनिंग मैनेजर के रूप में काम करते थे. माइका माइंस फील्ड थी. मैं थ्रू आउट स्कॉलरशिप से पढ़ी हुई हूँ और मैं सब्जेक्टली हाईएस्ट लाती थी. जब मैं 12th की परीक्षा दी हूँ 1964 में, मैं उस समय मेरा नाम मेरिट लिस्ट में फ़ोटो के साथ निकला था. तब तक मैं एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद मैं कहीं घूमने के लिए गई, सिंदरी ही घूमने के लिए गई, क्योंकि वहाँ पे मेरे चाचा जी रहते थे. वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ आई और उन्होंने मुझे देख के पसंद कर लिया और मेरी शादी तुरंत पक्की हो गई. उसके बाद मुझे पढ़ने नहीं मिला, जो कि मैं पढ़ने के लिए बहुत बेचैन थी. मैं 4 दिन खाना नहीं खाई कि मुझे पढ़ने दिया जाए, मैं शादी नहीं करिए. लेकिन इतना जोर था या भगवान का कहिए, इनके साथ हमारा संबंध बनना था कि मेरी शादी हो गई. राइट आफ्टर 12th. आफ्टर 12th रिजल्ट भी बाद में निकली. अच्छा. उसके बाद जब मेरी शादी हुई, होने के टाइम में मेरे टीचर लोग जब कार्ड सबके जगह पहुंच गया, इनविटेशन कार्ड, तो वो निकले पेपर लेके उसमें लाल घेरा बना के कि देखिए आपकी लड़की को, उस ज़माने में 1964-1965 की बात है, कि आपके ज़माने को गवर्नमेंट की तरफ से 250 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा अगर इसको आप कॉलेज में नाम लिखाइएगा. तो आप क्यों मतलब कि हमारे स्कूल का नाक है ये लड़की, तो क्यों आप इसकी शादी कर रहे हैं. 2-4 टीचर लोग हमारे पिताजी को मना करने आए, पर हमारा संबंध बना हुआ था, इनविटेशन कार्ड छप चुका था और मेरी शादी हो गई. मैं शादी होके चली आई. तो मेरी पढ़ने की इच्छा शुरू से बहुत ज़्यादा थी. तो मैं जब शादी होकर आई तो मेरी शादी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली में हुई. तो सभी कोई मुझे बहुत प्यार करते थे. मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ. तो सभी मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे पढ़ना जो नहीं मिलता था वो मुझे अच्छा नहीं लगता. बेचैनी सी होती है. हाँ, बेचैनी सी लगती थी. अंदर से मेरे को किसी को स्कूल जाते देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे छाती पे कोई घंटा मार रहा है. तो मुझे हमेशा से ये बात मेरे हस्बैंड अच्छी तरह से जानते थे. तो मैंने बाद में बहुत उनको एफर्ट्स लगा के खुश करके अपने इलाज को, और मैंने फिर से बीए में एग्ज़ाम एडमिशन ले लिया. वही झुमरी तिलैया में CH कॉलेज है, उसी में एडमिशन ले लिया. एडमिशन लेके मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया. जब मैं 1975 में मेरी लड़की हो गई और मुझे फिर से वापस बुला लिया गया, जहाँ मेरा लड़का जगत तारण एजुकेशन सोसाइटी इलाहाबाद में पढ़ रहा था. फिर मेरे इलाज लोग जब हमें बुला लिए, फिर मैं वहाँ रहने लगी. तो मेरी लड़की भी बड़ी वाली जो 3-4 साल की हो गई थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था बिना पढ़ाई का. तो मेरे हस्बैंड ने मेरा एडमिशन करा दिया होम्योपैथ में और मैं 4 साल बाकायदा करने के लिए कॉलेज गई और होम्योपैथी का कोर्स की. उस समय थोड़ी मतलब मेरी मदर इन लॉ नहीं चाहती थी कि मैं टेकर से या बस से चली जाऊं क्लास करने. और या मेरे हस्बैंड हमें कभी स्कूटर से छोड़ाते थे और हमें पढ़ाई की इतनी धुन थी कि मैं टेकर और बस पकड़ के भी चली जाती थी पढ़ने के लिए. तो वहाँ से हमने किया. मैं जो है जब हमारे बेटा और बेटी की शादी हो चुकी तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ काम नहीं है. और मेरा जो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन को पहले हमने पाला पोसा
एक ग्रैंड डॉटर हुई 1999 में और एक हुआ 2001 में, अच्छा। 2 इयर्स बाद। अपनी एक मेरी फ्रेंड थी संगीता चटर्जी नाम की, उसके साथ हमने उसके बेसमेंट में सोशल वर्क करना शुरू कर दिया, बच्चों को पढ़ाना। अच्छा। उन बच्चों को मैं पढ़ाऊं और अपने बच्चों को तो मेरी बहू देख ही रही थी। उसके बाद वो शुरू किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरी इच्छा हुई कि मैं इग्नू से ज्वाइन करके मैं एमए कर लूँ। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुमको तो डॉक्टरी कर भी, तुमको दिलवा दिया, सब कुछ कर लिया, तुमको क्या इतना पढ़ना जरूरी है। मैं बोली नहीं, मेरा मन नहीं लगता है कि मैं शुरू से जो मैंने हमेशा रुक के मुझे पढ़ने को मिला, मैं करूं क्या, मेरा मन नहीं लगता है बिना पढ़े हुए ही, तो मैं एडमिशन लूंगी। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरी बात मान के मेरे को लेके मैदानगढ़ी गए इग्नू लेके, फिर वहाँ पे मेरी एडमिशन हुई और फिर मैंने इग्नू से किया। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगी आपको, डिग्री लेते हुए की। जब मुझे एमए की डिग्री, मुझे बहुत खुशी हुई, उसको मैं अपने साइड टेबल पे रखती हूँ। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद आता है। उसके बाद और साथ साथ मैं सोशल वर्क करती रही और घर से प्रैक्टिस भी हमारी होम्योपैथ की चलती रही। तो अभी तक आप होम्योपैथी जो होम्योपैथ की प्रैक्टिस अभी भी चल रही है। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। झारखंड के छोटे से गांव में जन्मी सरोज सिंह जी की पढ़ाई में बचपन से ही बहुत रुचि थी। अपनी लगन और जिद से उन्होंने जिंदगी की हर परिस्थिति में पढ़ाई का हाथ थामे रखा और अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा दी। आज उनका बेटा एक एमएनसी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर है, बड़ी बेटी एमबीए ग्रेजुएट और छोटी बेटी एमसीए ग्रेजुएट है। 73 वर्ष की उम्र में भी वह गरीब बच्चों और महिलाओं को शिक्षित कर उनका सशक्तिकरण करती हैं और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वाह करती हैं। So ma'am, as much as I could gather to know about you, आपके जीवन में एक ऐसा भी समय आया था जब आपके husband को he had to quit his job to get into family business. Then you had to move to a very small town in Jharkhand with your family, I mean with your children and with your husband. But you wanted to give a very good education and upbringing to your kids. So that time you rebelled against your family to come to Delhi. So what was that, वो दौर क्या था और ये वाकया क्या थी, हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। सबसे फर्स्ट बार तो मैंने 1983 में एक मैं सपना देखी। वो सपना इतना सच था कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं रात को सपना देखी कि मेरे हाथ को पकड़ के झंझोड़ के एक गोरा चिट्टा लंबा सा आदमी सफेद धोती डाले हुए लपेटे हुए और मेरे को उठा के बोल रहा है कि उठो जागो, तुम्हारे बेटे को एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है, उठो जागो। वो सपना इतना सच्चा था कि मैं उठ गई और उठ के चारों तरफ देखने लगे कि वो कहाँ चले गए, वो आदमी कहाँ चला गया इतनी जल्दी। एक रूम में मेरा बेटा सो रहा था और एक रूम में मेरी बेटी सो रही थी। फिर मैं बोली नहीं, इतना जल्दी वो कहाँ जा सकता है। फिर मैंने दरवाजा खोल दिया, बाहर में रोड थी, तब मुझे होश आया, अरे ये तो रात है, मैं कहाँ दरवाजा खोली। फिर मैंने दरवाजा बंद किया, लाइट जलाया तो देखा कि 4 बज रहे थे, एकदम 4 पे सुई गई हुई है। तब मेरे दिमाग में आया, मैं बेड पर बैठी, मैं सोची तो सपना था और मैं फिर लेट गई क्योंकि मेरी छोटी बेटी उस समय 2-2.5 साल की होगी, वो मेरे बगल में लेटी हुई थी और उधर मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे। फिर मैं सो गई। दूसरे दिन मैं जब उठी तो अपने हस्बैंड को भी बोली और फिर इसी दरमियान एक दिन, उसी दिन नहीं, कुछ दिनों के बाद मैंने ये बात अपने फादर इन लॉ से भी बोली कि ऐसा ऐसा मुझे सपना आया है। ये बात आई गई हो गई। उन्होंने भी कहा कि नहीं, आज उसके प्रिंसिपल मुझसे मिले थे अपना नाती का, मेरे बेटे का, तो वो भी बहुत बड़ाई कर रहे थे, इसकी बहुत अच्छा लड़का है, तो हो सकता है कि तुम्हारी बात ये सच्ची हो और एक दिन सच्ची ही होगी, ऐसा बोल रहे थे। और मेरे बेटे का स्वभाव ऐसा था कि अगर वो 1-2 दिन बीमार पड़ जाता था और स्कूल नहीं जाता था तो हमारे स्कूल के सारे टीचर लोग हमारे घर में लाइन लगा देते थे मेरे बेटे को देखने के लिए। उसके बाद जब ये सपना मैंने देखा 83 में, तो 83 में देखा। 83 में मेरे को शादी थी मेरी बहन की लड़की को, तो जो मेरे नंदोई हैं उनकी वाइफ वहाँ पे अपने भाई की लड़की के शादी में आई थी। उनसे मैंने कहा
कि आप मेरे लड़के का एडमिशन करा सकते हैं। मेरा लड़का ICSE बोर्ड कर रहा था वहाँ से, और मेरे को था कि इंजीनियरिंग में जाने के लिए CBSE बोर्ड ज़्यादा प्रीफर चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करवा दूंगी आपके लड़के की एडमिशन। बस वही दिमाग में रखकर 85 में मेरा लड़का जब 10th किया तो मैं उन्हें उनके पापा के साथ यहाँ पर भेजा। तो उन्होंने, भगवान उनका बहुत अच्छा किया, उन्होंने मेरे बेटे की एडमिशन करा दी। और फिर बाद में वो मुझे इतना चाहने लग गए और इतना अपने पास रहने लग गए कि बाद में उन्होंने कहा कि दोनों बेटियों को भी मैं करवा दूंगा। तो मैं अपने घर में जब रह रही थी तो फिर मैंने सोचा कि अगर, फिर मैं अपने हस्बैंड को भेजी कि आप यहाँ पे, गाड़ी वहीं पे चलेगी, आप वहीं पे एक घर खोज के अलग सा आ जाइए कि मैं वहीं पे चली जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड आए और लकीली गाड़ी का काम भी ट्रक का मिल गया और रेंट पर किराया भी ले लिए। लेकिन ये बात मैंने अपने इलाज लोगों को नहीं बताया कि अगर मैं बता देती तो उन लोग फिर से रोक लेते और मुझे नहीं आने देते, और मुझे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देनी थी। ये मेरे दिमाग में शुरू से नाच रहा था कि जो काम को मैं नहीं कर सकी वो हमारी इच्छा को अपने बच्चों के द्वारा ही मैं पूरा करूँगी। यही सोच के, और मैंने सारा सामान जितना उस रूम में अटने लायक सामान था उतना सारा सामान लेके और 2 ट्रक लेके और 4 खलासी और 2 ड्राइवर लेके मैं दिल्ली चली आई 1986 18 जनवरी। और तब से मैं आज तक यहीं हूँ। तो शादी के बाद क्या होता है कि लड़की के मन में एक ये हो जाता है कि अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहती है, और जो उसके हस्बैंड उसको प्यार से जो भी लाके देते हैं वो उसी से खुश रहना चाहती है। और मेरा तो शुरू से यही कहना रहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साईं न भूखा जाए। तो मैं यही सोच के, मैं जितना मेरे से हो सकता था, जो आपको मैंने बताया कि मैं रात को 4 बजे मॉर्निंग में ही उठ जाती थी। ये तो मेरी पढ़ाई के समय से ही आदत थी कि मैं 4 बजे से ही पढ़ना शुरू करती थी। तो इसलिए उसी आदत के चलते मैं सुबह ही उठ के अपना सारा काम, बच्चों का काम सब कर लेती थी। और जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तब मैं ट्यूशन करती थी। फिर ट्यूशन करने के बाद 4-5 बच्चों को एक साथ करके ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि मेरे को पैसा मिल सके। उसके बाद मैं क्लिनिक पे जाती थी। फिर क्लिनिक से आके फिर दोपहर में बच्चों का खाना बनाना ताज़ा। फिर बच्चे हमारे स्कूल से जब आते थे 2-3 बजे, उनके साथ उनका होमवर्क देखना, उनका जो पढ़ाई का काम है वो देखना, वो सब करके फिर बच्चे घर में रहते थे। फिर मैं 4 बजे फिर क्लिनिक पे निकलती थी और एक ट्यूशन शाम का फिर करती थी। तीनों जगह से क्लिनिक से आके 3 जगह क्लिनिक करती थी। मेरे बेटे की शादी के बाद और मेरा बेटा जब से नौकरी करने लगा, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैंने पूरे घर को बनाने में, अपनी बहनों को पढ़ाने में, और उसकी वाइफ ने भी जितना सपोर्ट मेरे बेटे ने किया उतना ही सपोर्ट उसकी वाइफ ने भी किया है। हमारे घर की एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है। जितना मेरा यही सोचना है कि हम बॉल से जितना जोर से बॉल को ज़मीन पे मारते हैं, प्यार करते हैं, उतना ही जोर से बॉल उठता है। और शायद हम यही विश्वास के चलते हमारे साथ यही घटना हुई है। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी परवरिश दिए हैं, और हमारे बच्चे हमको उतना ही प्यार करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत सबसे पहले सपोर्टिव मिले, बहुत प्यार करने वाले मिले, और उसके बाद इनके भाई लोग भी मुझे बहुत प्यार करते थे। और सच कहूँ तो मेरे ससुर भी मुझे बहुत प्यार करते थे, सास भी बहुत प्यार करती थी, पर सोचने का नज़रिया बहुत अलग था जो हमारे से माफिक नहीं आ रहा था। और प्यार करने में कोई हमें कमी नहीं किया है, प्यार सबको ही हमको बहुत किए हैं। और मैं ससुराल में ही जाके सब काम करना सीखी हूँ। मुझे काम का कोई पता नहीं था, और आज मैं सोचती हूँ कि उन्होंने हमें मास्टर बना दिया काम। उस समय तो हमें लगता था, लेकिन आज मैं अपनी मदर इन लॉ के ही से मुझे हर तरह से अच्छा खाना बनाना, घर को तरीके से चलाना, और कैसे एडजस्ट किया जाता है वो सब सीख लिया मैं। So, ma'am, you have been part of many social initiatives for the last 15 years. जहाँ पे आप गरीब बच्चों को भी आपने पढ़ाया है। You have worked on initiatives like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। So, what has led you to this and what has kept you going on in this direction? कुछ उसके बारे में हमें बताइए। मैं क्या देखी, जहाँ मैं रहती थी H150 में, ये तो सोसाइटी है और वो कोठी है, वो सेक्टर है, वहाँ पे प्राइवेट सारे आदमियों की बिल्डिंग थी। तो हमारे बगल में अग्गापुर गांव था,
तो वहाँ के अगापुर गांव के लोग कम रहते थे, ज़्यादा मेड लोग वहाँ पे आके रहने लगे। उनके बच्चे को मैं बहुत गंदे तरीके से, गरीबी से खेलते हुए, गंदी गंदी बातें करते हुए, कोई डिसिप्लिन में नहीं रहते हुए, एग्जाम स्कूल में चल रही है, बच्चे घूम रहे हैं, मेरे को ये सारी बातें बहुत स्ट्राइक करती। आप देख नहीं पाए? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उन बच्चों को बिना एनजीओ के ही, हम अपनी फ्रेंड के सपोर्ट से, उन्होंने अपना बेसमेंट दिया और मैंने पैसे खर्च किए और हमने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में हम लायनेस क्लब में भी आ गए, तो लायनेस क्लब की मैं प्रेसिडेंट बनी, तो हर तरह का हमने कैंप भी लगाया और वहाँ के डॉक्टर लोगों से भी मेरी जान पहचान हुई, उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। फिर साईं बाबा के मंदिर में जो लोग खाना देते थे, उन लोग देखने आए कि आप तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो उन लोगों ने खाना रोज देना शुरू कर दिया। साईं बाबा से मंदिर से आके रोज खाना आने लग गया, उन बच्चों को मैं खाना भी बांटने लगी। तो सब साईं बाबा का ही सहयोग है। आज हमारे शरीर को भी इतना स्वस्थ रखे हैं, या सब किसी को सपोर्ट है जो कि मैं इन बच्चों का कुछ कर पा रही। तो मुझे यहाँ पे आके एक चीज़ खलने लग गया कि मुझे प्रैक्टिस की तो कोई परवाह नहीं है, कि पैसे करने का कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जो वहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी, तो इतना अच्छा काम कर रही थी। उन बच्चों को 3-4 बच्चों को फिर मैंने प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा दिया, उसका पैसा यहाँ से देना शुरू कर दिया, वो तो जारी रहा मेरा। लेकिन मैं रोज जो अपने जाके 2 घंटा बच्चों को पढ़ाती थी, वो नहीं पढ़ा पा रही हूँ बेटा। मैंने अपनी बहू से कहा, बहू मेरी बहुत अच्छी है, उसने कहा कि मम्मी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो एक आंटी हैं, वो रोड के किनारे पढ़ाती होती हैं, आपसे थोड़ी बड़ी हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तो मैं उनका सुन के संडे के दिन, बहू ने बताया, मंडे के दिन मेरे हस्बैंड के साथ वहाँ पे गई उस डायरेक्शन, और वहाँ पे जाके उनसे मिली, और ट्यूसडे से लेकर आज तक मैं उनके साथ ये सोशल वर्क कर रही हूँ। और आज हमारी 6 जगह सेंटर चल रही है और वहीं पे मैं पढ़ा रही हूँ, और हमारे पास 600 बच्चे हैं जिनका हम लोग स्वेटर, जूता, मोजा, कपड़े सब कुछ देती हूँ। और अब तो मेरा जो एप्लीकेटेड है गवर्नमेंट से, जो मेरा एनजीओ है, विकास विश्रांति नाम का एनजीओ है, मैं उसकी ट्रस्टी हूँ, मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। और हमारी जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, बहुत ही अच्छी लेडी, बहुत ही अच्छी लेडीज है, इंस्पिरेशन है मेरी वो, मैं उनसे सारे प्रेरणा लेती हूँ, बहुत ही अच्छी है, उन्हीं के साथ मैं काम करती हूँ। तो ना ही आप बच्चों को फंड्स देती हैं उनके पढ़ाई के लिए, बट उनको आप खुद भी पढ़ाती भी हैं, इस उम्र में भी उनको आप शिक्षा दे रही हैं। हाँ, मुझे लगता है कि जो लोग पढ़ाते हैं जी, उनको एक तो सुपरविजन बहुत जरूरी होती है, दूसरी चीज क्या है कि जो पैसा लेके पढ़ाते हैं वो उस तरह से नहीं पढ़ा सकते जो मैं बिना, जो दिल से आप, जो मैं दिल से बच्चों को सिखाती हूँ, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ। चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, माँ पापा का इज्जत करना है, मानना है, मतलब किताबी ज्ञान भी दे रही हैं और हाँ, मॉरल एथिक्स और भी मोरल हमारा ज्यादा सपोर्ट रहता है। फिर जो बच्चे हमें दिखते हैं कि इनका ब्रेन बहुत तेज है, उनको मैं लोगों से सपोर्ट के, बोल के, मतलब उनको आगे उच्च शिक्षा के लिए भेजती हैं। अच्छे स्कूलों में उनका नाम लिखा रही, उनसे जो उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, वो सब देख के मेरा मन बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। पहुंच पे नहीं पहुंचोगे, उस दूरी पे हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उससे कम तो पहुंच जाएंगे, जमीन पे तो नहीं गिर जाएंगे। दूसरी चीज, सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, लेकिन हम अगर उनको मोरल सपोर्ट देंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, वो डॉक्टर इंजीनियर सब नहीं बनेंगे, लेकिन गुड ह्यूमन बीइंग तो बनेंगे। मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और उनको अपने जीवन में एक प्रेरणा, एक उद्देश्य भी मिला होगा। तो if I may say that you are an all-rounder individual who has not only aced her career, who has taken care of her family, but who's like, even at this age, at the age of 73, you are working tirelessly for the upliftment of the poor children and women. So ma'am, I am so much honored to be speaking with you, and thank you so much for your graceful presence. Thank you for being here with us. Thank you so much. सब कुछ भगवान की कृपा है, मेरी इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। Thank you, ma'am. If you liked our video series and you support our initiative, the Senior Saga Rainbow in Every Drop, please like, share and subscribe to our channel. If you know somebody who wishes to participate in this, please do let us know in the comment section below. We would love to take you on board. Till then, see you again.